आज के लेक्चर का टॉपिक है सामंतवाद के पतन के कारण। जिन परिस्थितियों ने इस प्रथा को जन्म दिया था, उन्हीं ने इसके पतन को आमंत्रित भी किया। सामंती प्रथा में अनेक दोष थे और समय के साथ साथ उनका स्वरूप भी विकृत होता चला गया। बाद के सामंतों में पहले जैसी नैतिकता, शूरवीरता तथा जनकल्याण की भावना नहीं रही और वे भोग विलासिता, अत्याचारी, व्यभिचारी तथा अपने ही लोगों के शोषक बन बैठे। अतः उनका पतन स्वाभाविक ही था। उनके पतन के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं। उसमें प्रथम है बारूद और बंदूक। सामंती प्रथा के अभ्युदय का एक प्रमुख कारण उनके सुदृढ़ दुर्ग तथा सैनिक शक्ति थी, जिसके बल पर वे दूसरों को सुरक्षा प्रदान कर सकते थे। गढ़ अथवा दुर्ग, जिसे कैसल कहा जाता था, सामंतों की शक्ति के आधार स्तंभ थे। यह जितना विशाल और सुदृढ़ होता, सामंतों की शक्ति भी उसी के अनुसार आंकी जाती थी। गढ़ों का निर्माण आवास की सुख सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए निर्माण नहीं होता था, बल्कि बाह्य आक्रमणों तथा घेराबंदी के समय सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखा जाता था। गढ़ों का निर्माण सामान्यतः सीधी खड़ी चट्टानों पर अथवा आसपास के ऊंची भूमि पर किया जाता था। गढ़ों के चारों ओर ऊंचे परकोटे, जो कि पत्थरों से बने हुए होते थे, तथा बुर्जियों का निर्माण किया जाता था। सामरिक दृष्टि से सामंत लोग इन गढ़ों की ओट में आक्रमणकारियों से मुकाबला करने में समर्थ बन गए। सामंत लोग प्राय घोड़ों पर सवार होकर भाले तथा बर्छे से लड़ते थे, परंतु 13वीं शताब्दी के बाद सामरिक कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया। अब लंबे धनुष बाणों के उपयोग बढ़ गए, जिसके सामने सामंतों के भाले बर्छे बेकार सिद्ध हो चुके थे। बाद में बारूद के उपयोग ने सामंती शौर्य के महत्व को भी समाप्त कर दिया। बारूद के उपयोग से अब तक अपराजय समझे जाने वाले सामंती दुर्ग बालू की मिट्टी के भवन की भांति ढहने लगे। मध्य युग के उत्तरार्ध में बंदूकों का प्रचलन हो गया, जिसका उपयोग करने के लिए पदातिक सेना का नए सिरे से गठन किया जाने लगा। बंदूकधारी पदातिक सेना की उपयोगिता के कारण सामंती घुड़सवार सेना का महत्व भी जाता रहा। बारूद पर राजाओं ने शुरू से ही अपना एक अधिकार रखा, और बंदूकधारियों की स्थायी सवैतनिक सेना रखना शुरू कर दिया, जिससे राजा लोग अब अपने सामंतों की सैनिक सेवा पर आश्रित रहने अथवा उनसे भयभीत होने से बच गए। इन बदली हुई परिस्थितियों में सामंतों के लिए अपना महत्व को बनाए रखना करीब करीब असंभव सा हो चुका था। पतन के दूसरे कारणों में अगर हम देखें तो धर्म युद्धों का प्रभाव। ईसाइयों के पवित्र तीर्थ स्थान जेरूसलम पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। ईसाई लोग इसे पुनः प्राप्त करना चाहते थे। जेरूसलम के अधिकार को लेकर ईसाइयों और तुर्कों के मध्य 1095 ईस्वी से लेकर 1291 ईस्वी तक 7 प्रमुख युद्ध लड़े गए। इन्हें इतिहास में धर्म युद्ध, क्रूसैड कहा जाता है। सामंत प्रथा के पतन में इन धर्म युद्धों ने अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया। ईसाइयों के सर्वोच्च धर्माधिकारी रोम के पोप की अपील पर असंख्य सामंत अपने अनुचरों तथा सैनिकों के साथ धर्म युद्ध में भाग लेने मध्य एशिया पहुंचे। उनमें से अधिकांश सामंत और उनके सैनिक युद्धों में मारे गए, बहुत से वही बस गए। धर्म युद्धों में ईसाइयों की पराजय के कारण समाज में सामंतों का सम्मान घट गया। जनता को विश्वास हो गया कि अब उनका जीवन सामंतों के नेतृत्व में सुरक्षित नहीं रहा। अतः वे शासकों का सहयोग करने लगे। शासकों ने भी स्थिति का लाभ उठाया और शेष सामंतों की शक्ति को कुचल दिया। यद्यपि सामंत तंत्र 18वीं सदी तक अपना अस्तित्व बनाए रखने में कामयाब रहा, परंतु अब उनकी गरिमा नष्ट हो चुकी थी। अब वे केवल राज दरबारों की शोभा मात्र बनकर रह गए थे। तीसरा पतन का कारण है किसानों के विद्रोह। सामंती व्यवस्था में सर्वाधिक शोषण किसानों का किया जा रहा था। 14वीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड तथा फ्रांस के किसानों में सामंती शोषण के विरुद्ध असंतोष के लक्षण प्रकट हो चुके थे।
दुर्भाग्यवश 1348 से 51 ईस्वी के मध्य यूरोप में काली मौत नामक एक भयंकर महामारी फैली। इस महामारी ने यूरोप की लगभग आधी जनसंख्या को निगल लिया। इससे किसानों की संख्या भी काफ़ी कम हो गई। बचे हुए किसान अधिक वेतन तथा पारिश्रमिक एवं सुविधाओं की मांग करने लगे। सामंत लोग विवश होकर उनके प्रति उदारता का रुख अपनाना पड़ा, क्योंकि उनकी जमीनें बिना काश्त के बंजर होने लगी थी, जिससे उनकी आय में काफ़ी कमी आ चुकी थी। इसके अलावा किसानों के पास नगरों को पलायन करने का एक विकल्प भी था, इसलिए वे अधिक सुविधाओं की मांग करने लगे और 1381 ईस्वी में वॉट टाइलर के नेतृत्व में इंग्लैंड के हजारों किसानों ने विद्रोह कर दिया। इस अवसर पर पादरी जॉन बॉल ने अपने ओजस्वी भाषण के माध्यम से कृषक दासों को उनकी दयनीय आर्थिक अवस्था का आभास कराया और उनने ये बात समझाई कि उनकी दयनीय आर्थिक अवस्था का मूल कारण सामंतों का शोषण ही है। उसके ओजस्वी भाषण का किसानों ने खुले रूप में विद्रोह बना दिया और इन्हीं दिनों फ्रांस में भी किसानों का विद्रोह उठ खड़ा हुआ, जिसे जैकरी वर्ग का विद्रोह कहते हैं। सैनिक शक्ति के द्वारा इन किसान आंदोलनों को कुचल दिया गया और पादरी जॉन बॉल को फांसी पर लटका दिया गया। वॉट टाइलर को छुरा भोंक कर मारा गया। अपने नेताओं के मारे जाने से किसान सामंतों के और भी विरुद्ध हो गए और विवश होकर सामंतों को केंद्रीय सत्ता का सहयोग लेना पड़ा और इससे उनकी जो मान सम्मान था उसको गहरा आघात पहुंचा। तो सामंती तंत्र के पतन में किसानों के विद्रोह की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। व्यापारियों का विरोध, ये चौथा कारण है। धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप यूरोप के व्यापारी पश्चिमी एशियाई देशों के संपर्क में आए तथा उन देशों के साथ व्यापार करने लगे। ज्यों ज्यों व्यापार में वृद्धि होती चली गई, व्यापारी वर्ग धन संपदा में बढ़ोतरी हो गई और व्यापार वाणिज्य के विकास के फलस्वरूप नगरों का भी विकास हुआ और कई प्रकार के उद्योग धंधे फलने फूलने लगे। नगरों के विकास के फलस्वरूप व्यापारी वर्ग में स्वतंत्र अभिव्यक्ति की भावना पनपी। इस वर्ग ने यह अनुभव किया कि उनके व्यापार की सुरक्षा व सफलता अब सामंत प्रथा पर नहीं अपितु शक्तिशाली राजाओं पर है। व्यापारी वर्ग सामंत प्रथा का एक अन्य कारण से भी विरोध करता था। उन्हें प्रत्येक सामंत की जागीर से गुजरने वाले माल पर चुंगी चुकानी पड़ती थी। उनका मानना था कि केवल एक ही शासक का शक्तिशाली राज्य स्थापित हो जाए तो उन्हें केवल एक बार ही चुंगी देनी होगी। इस नवोदित व्यापारी वर्ग के पास धन था, बुद्धि थी, साधारण लोगों में प्रतिष्ठा थी, परंतु प्रशासन में किसी भी तरह का कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं था। सामंतों की तुलना में इस वर्ग को लोगों को बहुत ही निम्न स्थान प्राप्त था, जबकि अनेक सामंत इस वर्ग से ऋण भार से दबे हुए थे। ऐसी स्थिति में व्यापारिक वर्ग ने सामंतों के प्रति असंतोष पनपा और उन्होंने सामंतों की शक्ति के पतन के लिए राजाओं को आर्थिक सहायता देना शुरू किया। व्यापारियों की आर्थिक सहायता से राजा लोग नियमित सैनिक भर्ती कर पाए और उन्हीं की शक्ति पर उन्होंने सामंतों की शक्ति को नियंत्रित भी किया और दमन भी किया। पांचवा कारण है मुद्रा का प्रचलन। मध्य युग में व्यापक पैमाने पर मुद्रा का प्रचलन यूरोप की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला एक कारक बना। अब प्रत्येक वस्तु सिक्के के माध्यम से खरीदी जाने लगी। इससे पहले सामंती व्यवस्था में वस्तु विनिमय की प्रथा थी। अब सामंतों को भी अपने भोग विलासिता एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों के लिए मुद्रा खर्च करनी पड़ी। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने किसानों तथा कृषक दासों से व्यक्तिगत सेवाओं के बदले में नकद धन की डिमांड करना शुरू कर दिया। इससे सामंतों का महत्व कम हो गया। बहुत से सामंतों ने धन के लिए इतने लालायित थे कि धन देकर उन्होंने कृषक दासों को स्वतंत्र करने शुरू किया। इधर व्यापारी वर्ग राजा के कोष को नकद धन से भरने लगे। इससे राजाओं ने नकद वेतन देकर नियमित सेना का गठन कर लिया और सामंतों की सैनिक सेवा पर आश्रय उनका कम होता चला गया और इस प्रकार मुद्रा के प्रचलन ने एक तो सामंतों का प्रभाव कम किया और दूसरी ओर राजाओं की शक्ति को बढ़ा दिया और तीसरी तरफ व्यापारी वर्ग का विरोध सामंतों को पहले से ही बहुत कमज़ोर बना चुका था। सिक्स्थ
कारण है राजाओं की शक्ति में वृद्धि। 9वीं एवं 10वीं शताब्दी के अव्यवस्थित तथा अशांत वातावरण एवं निर्बल शासकों की उपस्थिति के कारण ही सामंती प्रथा पूर्ण रूप से विकसित हो पाई थी। लेकिन राजाओं की शक्ति आगे चलकर परिस्थितियोंवश राजाओं के अनुकूल होती चली गई और धर्म युद्धों ने बहुत से सामंतों के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया। व्यापार वाणिज्य से समृद्ध होता व्यापारी वर्ग सामंतों की अपेक्षा राजाओं के सहयोग देने लगा और मुद्रा के प्रचलन से राजा लोग अपनी निजी सेना रखने में समर्थ हो पाए और सामंतों को कुचलने में उनकी सरलता रही। प्रशासन पर से सामंतों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए राजाओं ने कर्मचारियों की नियुक्ति करना प्रारंभ कर दिया। इससे सामंतों के महत्व में भारी गिरावट आ गई। राज दरबार में उनका महत्व कम हो गया और बारूद के उपयोग तथा उस पर राजा के एकाधिकार, बंदूकों के प्रचलन और बंदूकधारी सैनिकों की बटालियनों की स्थापना से सामंतों की शक्ति और ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। अब राजाओं की अपने सामंतों की सैनिक सहायता की पहले जैसी आवश्यकता न रही और व्यापारी वर्ग से आर्थिक सहयोग मिल जाने से उन्हें सामंतों के आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता नहीं रही थी। केंद्रीय सत्ता बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर होती चली गई और सामंतों को केंद्रीय सत्ता के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। 7वां कारण है राष्ट्रीयता का विकास। 1331 से 1443 ईस्वी के मध्य यूरोप में 100 वर्षीय युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में यूरोप वासियों में राष्ट्रीय भावना का सूत्रपात हुआ। बहुत से विद्वानों का मानना है कि 100 वर्षीय युद्धों से ही यूरोप में राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ। व्यापारी वर्ग ने भी राष्ट्रीय विकास में अहम भूमिका अदा की और व्यापारी लोग अपने अपने देश में दूसरे देश के व्यापारियों के स्थायी रूप से बसे जाने के विरुद्ध हो गए। परिणाम स्वरूप देशी एवं विदेशी व्यापारियों में संघर्ष शुरू हो गया और इस संघर्ष में राजाओं ने स्थानीय व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए और देशज भाषाओं के विकास में भी राष्ट्रीय भावनाओं को सबल बनाया। अब राष्ट्र सर्वोपरि हो चुका था और राष्ट्र का स्वामी राजा था, अतः सामंतों की शक्ति को भारी धक्का लगा और अब वे अपने स्वामी राजा के विरुद्ध जन समर्थन जुटाने में असफल रहे और यही वजह है कि 15वीं सदी के अंत तक सामंती तंत्र का राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभुत्व समाप्त हो गया। 8वां कारण है रूढ़िवादिता। सामंत तंत्र एक रूढ़िवादी तंत्र सिद्ध हुआ। वह समय की गति के समझने तथा उसे अनुकूल कदम उठाने में विफल रहा और 14वीं सदी के अंतिम दशकों में तो सामंतों के शोषण एवं अत्याचारों से तंग आकर किसानों में असंतोष बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और वे अब इस शोषण को सहन करने को तैयार नहीं और उनके पास एक ऑप्शन भी था। नगरों के विकास ने उनकी रोजी रोटी को साधनों को सुलभ बना दिया था। व्यापारी वर्ग किसानों को अच्छी आय का प्रलोभन देकर नगरों की ओर आकर्षित करने लगे थे। इन बदली हुई परिस्थितियों में भी वे अपनी मनोवृत्ति को चेंज नहीं कर पाए और किसानों का शोषण चलता रहा। परिणामतः उन्होंने अपने विनाश से वे रूबरू होना पड़ा और समयानुकूल कदम उठा लेते तो शायद इतनी जल्दी उनका पतन नहीं होता।